गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप सिंह राठौड़। आज मैं आपको बताऊंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है आफ्टर 10th उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या एडवांटेज हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ वन 10th पास करने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई स्टूडेंट्स। और यदि आज हम बात करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है जो कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर अवेलेबल है उसे हम सेलेक्ट क्यों करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये कंप्यूटर साइंस ही है और इससे को लेने से हमें क्या फ़ायदे होंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हम बेनिफिट्स और इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट क्यों करें। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ आईटी एंड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के बारे में। और ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो ये सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको बताया जैसे कॉमर्स में एंड आर्ट्स स्ट्रीम, इन दोनों के अंदर ये आपके लिए अवेलेबल है, कॉमर्स एंड आर्ट्स के अंदर। यहाँ आप जब 10th पास करके जैसे ही आप 11th में आते हो तो कॉमर्स के अंदर आपको सब्जेक्ट मिलता है। वहाँ पे आपको जैसे हिंदी इंग्लिश तो है ही, उसके बाद अकाउंटेंसी जो कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट है, उसके बाद बीएसटी बिजनेस स्टडी, और इसके बाद है थर्ड जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वहाँ आप इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्रामिंग जो है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आईटी एंड प्रोग्रामिंग के अलावा आपको जो सब्जेक्ट मिलते हैं उनमें आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इसके अलावा आप मैथ्स ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग ये भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो आरबीएससी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम में। तो सबसे पहले बात करते हैं 10th पास करने के जस्ट बाद जब हम कॉमर्स या आर्ट्स इनमें से जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, कॉमर्स का मेनली यूज़ होगा आपका बिजनेस के लिए, आपका व्यापार के लिए, आप किसी भी टाइप के कोई भी बिजनेस करते हो, सीए बनना है, उन सभी फील्ड के अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी वर्क है वहाँ सारे के सारे कॉमर्स के बंदे होते हैं। और आर्ट्स स्ट्रीम में जो होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, बट आर्ट्स वाले होते हैं वो मेनली आर्ट्स इसीलिए लेते हैं ताकि उनके जो आर्ट्स के थ्रू वो अपनी जॉब की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कर लें। तो दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ मैं बात करता हूँ अपने सब्जेक्ट की, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की, ये क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि यदि हम 11th क्लास के अंदर 11th में यदि हम ये हमारा जो सब्जेक्ट है आईटी एंड प्रोग्रामिंग, ये सब्जेक्ट यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 30। इसी के साथ सेक्शनल मार्क्स है वो आपको 14 मिलेंगे। तो 44 जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ प्रैक्टिकल और जो आपके स्कूल की तरफ से जो भेजे जाते हैं, ये 14 मार्क्स जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, आपके जो यूनिट टेस्ट है उनके बेसिस पे सेंड किए जाते हैं, आपको मिलते हैं। तो 44 मार्क्स हैं वो आपको यहाँ ऑलरेडी ऐसे समझिए कि आपको 44 में से 40 या 41, 42 ऐसे मार्क्स आपको यहाँ पे कंफर्म आपको मिलते ही हैं यदि आप अच्छे से प्रैक्टिकल देते हो तो। उसके बाद यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आईटी एंड प्रोग्रामिंग है, इसका जो थ्योरेटिकल पेपर होता है 12th क्लास के अंदर, 12th की बात कर रहा हूँ मैं, 12th में आपको वो केवल 56 मार्क्स का पेपर मिलता है। क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ आपको 30 तो मिलेंगे, इसके प्रैक्टिकल के 14 मिल गए, आपके स्कूल के सेशनल मार्क्स तो 44 मार्क्स तो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गए। 56 का जो आपका क्या होता है यहाँ पे पेपर होता है। अब 56 में से मिनिमम आप 9 नंबर मिनिमम भी गेन करते हो तो भी आप यहाँ अच्छे से पास हो सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ 56 में से जितने ज़्यादा मार्क्स आप गेन करोगे पेपर में, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके और इन मार्क्स में जितनी ज़्यादा आप स्कोरिंग करोगे उतना ही आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगा 12th में। ओके स्टूडेंट्स, 11th क्लास के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपकी एनुअल एग्ज़ाम है और जो आपकी
हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, दोनों के मिला के 50 मार्क्स 50 नंबर आपको इसमें प्रैक्टिकल के मिलते हैं, और इसके अलावा बाकी जो है वो आपके थ्योरी के होते हैं। 150 नंबर की आपके इसमें थ्योरी हो जाएगी, जिसमें आपके थर्ड यूनिट टेस्ट, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सारे के सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम, इनकी थ्योरी तो हो गई ये, और यहाँ हो गए आपके 50 किसके 50 नंबर हो गए किसके प्रैक्टिकल के। तो टोटल 200 में से आपका यहाँ पे क्या होगा परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा 11th क्लास में। अब हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट लेने के मैंने आपको पहला एडवांटेज ये बताया है कि यहाँ पे मार्क्स का कैसे होता है। 11th 12th के अंदर 30 प्रैक्टिकल के 40 है, 44 मार्क्स तो आपके यहाँ पे ये आप अच्छे से गेन कर सकते हो, और 56 का आपका ओनली बोर्ड का पेपर होगा। 11th में आपके 150 नंबर की यानी 150 नंबर की होगी थ्योरी, और 50 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, कुल मिला के हो गए कितने 200। तो 200 मार्क्स यहाँ पे ये 11th का इसमें होता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पैटर्न। फिर हम बात करते हैं कि यदि हम ये सब्जेक्ट लेते हैं IT एंड प्रोग्रामिंग, तो इसमें आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है कॉमर्स फील्ड में। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने ऐसे देखोगे बाज़ार में या आपके आसपास होंगे जो जिन्होंने 12th के अंदर 11th में IT एंड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, और आज वो एक अच्छे लेवल पे एक अच्छी जगह सेट है अच्छे से। यहाँ IT एंड प्रोग्रामिंग लेके ऐसा नहीं है कि आप CA नहीं कर सकते, CS नहीं कर सकते, वो भी आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप इनके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट लेते हो, जैसे इकोनॉमिक्स लेते हो या मैथ्स लेते हो, तो वहाँ पे आपको जो बोर्ड का जो पेपर होगा 12th का वो मिलेगा आपको कितने का 80 मार्क्स का। वहाँ आपको 80 में से गेन करना पड़ेगा, यहाँ आपको 56 मार्क्स में से आपको जितने ज़्यादा आप स्कोरिंग करोगे, क्योंकि 44 तो आपको इधर से हो ही जाएंगे, तो ये टोटल आपको 80 में से लेने पड़ेंगे, किसमें इकोनॉमिक्स या मैथ्स में से। पर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ आपको केवल 56 ही मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सेलेक्ट कर ली, अब आगे इसमें क्या होगा, आगे इसमें 12th के बाद आप कॉमर्स लेने से CA, CS, BCom, BBA जो भी है वो आप सारे के सारे कर सकते हो। यदि आप कॉमर्स में न जाकर आप 12th के बाद यदि कंप्यूटर साइंस फील्ड में यानी आप टेक्निकल फील्ड में एनरोल करना चाहते हो, देन आप यहाँ पे 12th के बाद काफ़ी सारे कोर्सेज है, जैसे हमारे पास BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक डिग्री है, जैसे BCom, BA, M होती है, उसी तरीके से ये आपकी क्या है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा MCA, O लेवल, A लेवल, आपके जो डिप्लोमा है वो आप कर सकते हो, MSc IT ये भी आप कर सकते हो। तो आप मतलब यहाँ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में भी आप ये डिग्री और डिप्लोमाज है वो आप गेट कर सकते हो। यहाँ BCA MCA करके आप एक अच्छे प्रोग्रामर की जॉब आपको मिल सकती है। आप इसमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, वेबसाइट डेवलपमेंट और आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। इसके अलावा जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, आजकल एंड्रॉयड मार्केट में काफ़ी चल रहा है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन APK जो आप यूज़ में लेते हो वो भी क्रिएट कर सकते हो। वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, जिसके थ्रू आप वेबसाइटेड क्रिएट कर सकते हो और अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप BCA ये नहीं करते हो, आप सपोज कीजिए आपने BA किया, ठीक है, सॉरी आपने आर्ट्स ली, 12th में आपने आर्ट्स ली, 11th 12th में आपके आर्ट्स है, तो जैसे आप आर्ट्स कंप्लीट होने के बाद आप उसमें आप BCA कर सकते हो और एग्ज़ाम फाइट करके आप MCA में भी एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा आप यदि आर्ट्स में BA करना चाहते हैं या आपका BA है या MA है वो करते हो, तो आप साथ के साथ O लेवल A लेवल ये वाले डिप्लोमा है ये भी आप कर सकते हो, इनसे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग जो हमारा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, उसको लेने के फ़ायदे। आज आप किसी भी कोई भी एग्ज़ाम फाइट करें, आप बैंक की एग्ज़ाम फाइट करें, ठीक है, आप कोई भी XYZ किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम यदि आज आप फाइट करते हो, तो हर पेपर में आपको मिनिमम आपने देखा होगा कि
22, 30 या 35 या 40 क्वेश्चन आपको आजकल हर एक एग्ज़ाम के अंदर आपको कंप्यूटर के मिलते हैं। बैंक की एग्ज़ाम हो, बैंक पीओ है, क्लर्क है, या कोई भी एग्ज़ाम XYZ, आजकल गवर्नमेंट, आपको पता है कि गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट है वो धीरे धीरे सारे के सारे टेक्निकल होते जा रहे हैं। पहले सारा काम मैन्युअली होता था, आजकल सभी काम कंप्यूटराइज होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग का, वो हमें काफ़ी बेनिफिट देता है। इसके थ्रू हम अपने वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे खुद का बिजनेस करना चाहो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर्स का यदि आपको नॉलेज है तो आप खुद का शोरूम भी कर सकते हो ना, कंप्यूटर सेल आउट करने का। आप ऑफिस कीजिए, वेब डिज़ाइन कीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कीजिए, खुद के मतलब आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी एक क्या है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको लेने के क्या हो गए, फ़ायदे हो गए। कॉमर्स के अंदर ये एक अच्छा और मार्क्स वेटेज बोल सकता हूँ मैं एक सब्जेक्ट है जो आपको फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ये लें, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोग्रामिंग है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है जो उनको मार्केट में जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है उन सब से वो उनको इंटरेक्ट रखता है, जोड़ के रखता है। साथ ही साथ कोई भी जॉब की तैयारी करेंगे वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत होगी। आज आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आपने सुना होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम लगी है। अरे ऑनलाइन एग्ज़ाम तब दोगे ना जब आपको कंप्यूटर चलाना आएगा, आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करोगे। जब आपको इसका बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाओगे, आप गलती करोगे वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स और आर्ट्स दोनों स्ट्रीम में ये एक बड़ा ही यूजफुल और फ्यूचर में काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये रिकमेंडेड करूँगा कि आप IT एंड प्रोग्रामिंग आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम में सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करें। जो आपका थर्ड, आपके पास जो तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनमें आप IT एंड इंफॉर्मेशन को आप इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे आपने यूज़ कर रखा है, जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतने सारे आपने ये सोशल मीडिया से रिलेटेड या जो भी ये प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रहे हो, इन सभी प्लेटफॉर्म के पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ और क्या है, टेक्नोलॉजी है, IT एंड प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है जिनके थ्रू ये सब चीज़ें बनती हैं। आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपने काफ़ी सारी ऐप्स इंस्टॉल कर रखी है, सारी की सारी ऐप काहे से बनी है, कहाँ से क्रिएट हुई, प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, अपनी रियल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कैलकुलेशन से संबंधित कोई हमें दिक्कत है तो उसका भी हम कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम क्रिएट करके उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे IT एंड जो प्रोग्रामिंग है वो वेरी यूजफुल सब्जेक्ट इन आफ्टर 10th, ओके। और कॉमर्स के अंदर ये है, इसके अलावा आर्ट्स स्ट्रीम में भी ये आपके पास अवेलेबल है। सो आज हम नेक्स्ट टाइम अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारा जो 11th जो क्लास है उसमें हमें IT एंड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, ओके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो ऐसे ही होगा, कोई बेसिक सब्जेक्ट होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई MS वर्ड एक्सेल ऐसे कुछ होगा। तो स्टूडेंट्स, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सीखने के लिए गवर्नमेंट ने आपके लिए RKCL राजस्थान में एक कोर्स चला रखा है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। बट यहाँ हम बात करते हैं IT एंड प्रोग्रामिंग की। यहाँ आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपके वो क्लियर होते हैं, और यदि आपके 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो स्टूडेंट्स आप 12th में अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ हम बात करते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मेनली हम बात करते हैं, हम इसमें एक तो C लैंग्वेज, 11th क्लास में हम C लैंग्वेज के बारे में स्टडी करते हैं कि C लैंग्वेज है क्या। C लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने सुने होंगे, जैसे C के अंदर आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड, ऑपरेटर, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स है,
एरे, डाटा स्ट्रक्चर, यूनियन, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज मिलता है, क्योंकि आगे चल के हम जब एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग करेंगे या आप जावा पे काम करते हो, जावा का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। वेब डिज़ाइनिंग फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम आगे जाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, वहाँ हम कोई ना कोई लैंग्वेज का हमें नॉलेज होना ज़रूरी। तो यहाँ पे हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो एक ही लैंग्वेज है जो हमारा ये क्लियर करती है, और उसका नाम है सी लैंग्वेज। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या करेगी, क्लियर करेगी। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें, ये जो सी लैंग्वेज के बाद इसमें हम पढ़ेंगे DBMS। DBMS मीन्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS के बारे में हम स्टडी करेंगे। DBMS एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही वाइड, हम बोल सकते हैं ये एक है सॉफ्टवेयर है, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा ये जो डाटाबेस को मैनेज करेगा, डाटाबेस के अंदर डाटा को स्टोर करेगा, ताकि हम उस डाटा को फ्यूचर में यूज कर सकें। आज हम कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म देख लीजिए, आप चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, याहू, जीमेल, जो भी आप यूज कर रहे हो अपनी रियल लाइफ में, सभी के पीछे स्टूडेंट्स डाटाबेस ही है। डाटाबेस में ही सारे डाटा स्टोर हैं, वहीं से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जब भी हम कोई डाटा, कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो सारी डिटेल्स जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ हम सी लैंग्वेज, DBMS, इसके अलावा XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जैसे HTML लैंग्वेज है, ये उसी टाइप से XML भी एक लैंग्वेज है। वहाँ पे हम XML लैंग्वेज के कुछ टैग्स को यूज करके, और कोई भी अपनी खुद का मतलब वेब पेज डिजाइनिंग में हम XML का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपके मेन 3 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक आपका इसमें टॉपिक होगा, वो होगा नेटवर्क का, जिसमें हम नेटवर्क के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका इंटरनेट हम इसे बोल सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर इंटरनेट है क्या, डाटा फाइल कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज़ टोपोलॉजी, राउटर, हब, स्विच, इन सभी डिवाइसेज के बारे में स्टडी करेंगे। मोडेम है या जो हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारा का सारा यहाँ होगा। इंटरनेट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी टाइप की नेटवर्क डिवाइसेज है उनके बारे में थ्योरी, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। तो टोटल आपका जो 11th क्लास में ये आपके 4 टॉपिक्स हैं, जिनके आपके कुल मिला के 10 चैप्टर्स क्रिएट किए हुए हैं। 10 चैप्टर आपके यहाँ पे बनाए गए हैं। सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज, डाटाबेस, XML और नेटवर्क है, इसमें आपका इंटरनेट और वो सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे आप इन 4 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करोगे 11th क्लास में। फिर 12th क्लास में इससे थोड़ा सा आगे होगा। 12th क्लास में आपको एक तो मिलेगा DS मीन्स डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको इसमें एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इनके बारे में स्टडी करने को मिलेगा। इसके बाद DS के बाद C++ इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में आपको यहाँ पे देखने को 12th क्लास में स्टडी के लिए मटेरियल मिलने वाला। और इसके बाद आपको इसमें मिलेगा लास्ट में PL SQL, ठीक है। ये वाला प्रोसीजरल लैंग्वेज है। एक ये पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने बात की है 11th क्लास के टॉपिक्स की और 12th क्लास के टॉपिक्स की। जो हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो प्रोग्रामिंग हमारा सब्जेक्ट है, वो यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो ये 11th है और ये 12th क्लास हो गई अपनी। ये इनके बेसिक टॉपिक्स हो गए। तो इनका यूज करने से, इनको पढ़ने से, इनकी स्टडी करने से आपको टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। आप ज़माने के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर आप ये स्टडी करने के बाद जब आप आफ्टर 12th आप कोई भी, मैंने अभी आपको कोर्स बताए थे जैसे BCA, MCA, MSc IT, O लेवल, A लेवल या BBA, ऐसे काफ़ी सारे आपके पास कोर्सेज हैं। उनमें से यदि आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको उसमें जैसे BCA, MCA कुछ भी करोगे तो वहाँ पर भी आपको यही टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो वहाँ आपको उन टॉपिक्स को क्लियर करना, समझना ईजीली हो जाएगा, ईजीली आप उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको
अपना जो कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है IT एंड प्रोग्रामिंग, उसको लेने के फ़ायदे यानी उसको क्यों ले और क्यों उसकी हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक एक सिंपल सा वीडियो, हम कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से रिलेटेड एक वीडियो में आपको मतलब एक पॉइंट अभी मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। सो स्टूडेंट्स, आप COMPUTER ये है अपना कंप्यूटर। काफ़ी टाइम लगा कंप्यूटर को क्रिएट होने में। कंप्यूटर ऐसे नहीं है कि कोई एक दिन में बना दिया किसी ने, कंप्यूटर क्रिएट होने में कई साल लग गए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन परफॉर्म करना इसका मेन टास्क है। ओके, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज टू परफॉर्म द कैलकुलेशन। इट परफॉर्म टू टाइप ऑफ कैलकुलेशन। फर्स्ट इज द अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड द सेकंड इज द लॉजिकल कैलकुलेशन। टू टाइप की कैलकुलेशन करेगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक मीन्स अंगणितीय गणना, लॉजिकल मीन्स तार्किक गणना। जहाँ कंपैरिजन करना हो, किसी दो वैल्यू के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो एंड रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में यदि हमें गेट करना है, वहाँ हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। डिसीजन मेकिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का। ओके, यहाँ कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट। कंप्यूट इज ए लैटिन वर्ड, कंप्यूट इज ए Latin language word that means calculation. So computer is a calculating machine या computer is a calculating device. Okay, the full form of computer is COMPUTER. Full form of computer: commandly operated machine, purposely used for trade, education and research. कमांडली ऑपरेटेड मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। मतलब कमांड्स के थ्रू ऑपरेट होने वाली एक ऐसी मशीन जो कमांड्स के थ्रू ऑपरेट होगी और जिसको हम यूज करेंगे किस पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए हम उसे यूज करेंगे। ट्रेड, व्यापार, एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इस डिवाइस का यूज होगा। तो वो डिवाइस आपकी क्या कहलाएगी? कंप्यूटर। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंप्यूटर का एक सिंपल एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कंप्यूटर में ये आपका होता है एक यहाँ पे LED स्क्रीन और एक ये इस तरीके से ओके, ये कंप्यूटर का हमारा बेसिक डायग्राम हो गया। ये जो है ये हमारा मॉनिटर है जिसको हम LED भी बोल सकते हैं, और ये हमारा कीबोर्ड, माउस एंड द CPU। तो ये आपके कंप्यूटर के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं नॉर्मली। तो LED लिक्विड डिस्प्ले होता है ये, जिसमें हम आउटपुट डिवाइस है
इसके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है, और कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देंगे, माउस के थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। माउस है वो आपकी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और ये आपका मेन मशीन जिसको हम CPU बोलते हैं, मेन कैलकुलेशन का सारा टास्क है वो CPU ही परफॉर्म करता है। इसके बाद हम क्रिएट करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम की हम बात करें तो ये मान लीजिए आपका ये CPU है, और ये आपने डाटा क्या करोगे आप, इनपुट। CPU क्या करेगा, प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ बताते हैं इनपुट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट मीन्स वी गिव एनीथिंग इन कंप्यूटर, वी गिव एनीथिंग इन कंप्यूटर, इट्स कॉल्ड इनपुट। Which device used to input, it's called input device, and we get anything from computer, it's called output, and that device used to get the output, it's called output device, and process is the manipulation on data। इनपुट एंड आउटपुट के जो बिटवीन में, बीच में जो डाटा के ऊपर कैलकुलेशन या जो मैनिपुलेशन का जो टास्क है उसको हम बोलेंगे प्रोसेस। प्रोसेस है वो किसके थ्रू परफॉर्म की जाएगी, CPU के थ्रू। ओके, और जो CPU है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका ALU, एक होता है आपका CPU, और एक होता है आपका मेमोरी। तो कुल मिला के आपके CPU के कितने पार्ट हो गए, ALU, C और मेमोरी। ALU मीन्स अर्थमेटिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूज टू स्टोर द डाटा। ओके, तो ये आपका है ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है ये। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। इसके बाद हम सिंपल सी बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। व्हाट इज software? So students, software are the programs that used to perform the calculation. Software perform some specific task। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर है वो है जिसको हम फील और टच नहीं कर सकते, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बट हम सॉफ्टवेयर के ऊपर अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर हम बात करें तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हम बात करें हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन फिजिकली फील एंड टच, इट्स कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हो और जिसको आपको टच करने पे आपको फील हो कि हाँ मैंने इसको टच कर लिया है, तो वो सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जो फिजिकल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर होंगे। ओके, इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, CPU है, LED स्क्रीन है, पेन ड्राइव है, CD है, ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हार्डवेयर ये हो गया सॉफ्टवेयर। और अब हम जो हमारे जो 11th का जो हमारा कोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है। डाटा को स्टोर करने के लिए हम जैसे अपने रियल लाइफ में कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए जैसे डिजिट्स का यूज़ करते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी डाटा को स्टोर करने के लिए बाइनरी कोड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम, क्योंकि जो हम C लैंग्वेज या जो हमारी C++ है, जो भी लैंग्वेज हम स्टडी करेंगे उससे पहले हमें नंबर सिस्टम का यूज़ आना चाहिए, क्योंकि इसका वहाँ पे थोड़ा यूज़ होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इज डेसिमल नंबर, सेकंड इज बाइनरी,
नंबर, थर्ड इज ऑक्टल नंबर, और फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पे आपके 4 टाइप्स के नंबर हो गए, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। 4 टाइप्स के आपकी क्या है नंबर है। अब इन नंबर्स में जो डिजिट्स होती है वो डिजिट कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखिए। डिजिट फर्स्ट, डेसिमल नंबर कंटेन 0 to 9 डिजिट, बाइनरी कंटेन ओनली 2 डिजिट 0 and 1, एंड ऑक्टल कंटेन 0 to 7, हेक्साडेसिमल कंटेन 0 to 15, ओके। एंड द बेस इज, बेस वो आपका रहेगा यहाँ पे डेसिमल है उसका बेस हो गया 10, बाइनरी बेस इज 2, ऑक्टल बेस इज 8 एंड हेक्साडेसिमल बेस इज 16। तो देयर आर 4 different types of number. Decimal number you use in your daily real life, and 0 to 9 digit, and base is 10. Binary contain only 2 digits, 0 and 1. There are 2 base. Octal contains 0 to 7 and base is 8. Hexadecimal contains 0 to 15 and base is 16. ओके। अब यहाँ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नंबर्स को कन्वर्ट करने का होगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को इन बाकी 3 में कन्वर्ट करना, या इनको इन नंबर्स में मतलब आपस में कन्वर्ट करने का जो हमारा है मेन वो है यहाँ पे पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ बताता हूँ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ओके, तो सपोज देयर आर ओनली ये 16 डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बाइनरी। 16 है वो आएगा आपका डेसिमल नंबर है, क्योंकि बिकॉज देयर शो द बेस इज 10 एंड द ब्रैकेट इज ब्लैंक एंड देयर वी शो 2, दैट मीन्स 16 को किस में कन्वर्ट करना है अपन को, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कन्वर्ट करने के देयर आर 2 वे हैं। देन फर्स्ट इज़ द 16 को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे और वो करेंगे 2 से। डेसिमल को आप जिस भी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो उसके बेस से उसको डिवाइड करो, और रिमाइंडर जो आप करेगा वो यहाँ आएगा, डिवाइडेंड है वो यहाँ आएगा। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 8 टाइम गया 0 रिमाइंडर, फिर इसको आपने डिवाइड किया 8 को 4 टाइम गया 0 रिमाइंडर, फिर आपने इसको डिवाइड किया 4 को 2 टाइम गया 0 रिमाइंडर, फिर आपने 2 को डिवाइड किया 2 से 1 टाइम गया और 0 रिमाइंडर। अब ये आगे इससे आगे डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो अब आप इसको यहाँ से टॉप टू डाउन अप्रोच में आप बॉटम टू अप साइड से आप इसको नोट करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आएगा 0, फिर ये आपके ये कितने 1, फिर आपके ये 4 0। तो ये जो मेरा ये जो 16 है इसका ये क्या बन गया, बाइनरी कोड। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का बाइनरी कोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक और नंबर लिया जैसे 72, और इसका मेरे को यहाँ बाइनरी कैलकुलेट करना है, तो मैंने ये लगाया 72 और ये मैंने कर दिया यहाँ पे 2। तो अब 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 36 और 0, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे वापस 2 से डिवाइड, और यहाँ फिर 0 रिमाइंडर, फिर हम इसको वापस करेंगे यहाँ 9 यहाँ 0, फिर हम इसे वापस डिवाइड करेंगे, यहाँ आएगा 4 यहाँ 1 आपका रिमाइंडर रह गया, ठीक है 2 से डिवाइड करने पे। फिर इसको फिर से किया हमने, यहाँ आया 2 और यहाँ हो गया 0, फिर हमने वापस इसको किया, यहाँ आया 1 और यहाँ आ गया 0। अब इसको वही बॉटम टू अप, तो 1 0 0, फिर 1, फिर 0 0 0, ये लीजिए, ये आपका 72 का क्या बन गया, बाइनरी कोड आ गया। ओके, और जो एक इसका शॉर्टकट मेथड है वो कुछ इस टाइप से है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को एक नंबर है 38, ये डेसिमल है और इसका मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है बाइनरी।
तो अभी जो मैंने मेथड बताया था डिवाइड करके आप उस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यदि आप इसको इस तरीके से सोल्व न करें, शॉर्टकट मेथड से सोल्व करना चाहते हो, देन आप राइट कीजिए 1, 1 के डबल 2, 2 के डबल 4, 4 के डबल 8, 8 के डबल 16, 32, अब 64, अब 64 इज द ग्रेटर देन ऑफ 32, सॉरी 38, 64 इज ग्रेटर देन 38, देन 64 नॉट राइट हियर, ओनली दिस. अब वी मेक टोटल using by these number 38, then ये हो गया आपका 32, और 32 में अब हमें कितना ऐड करना है कि क्या हो जाए 38, 6, ये लीजिए 32 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 38. तो जिन जिन डिजिट्स का आपने यूज़ नहीं किया वहाँ आप 0 रिप्लेस कर दें. ये आपका क्या बन गया बाइनरी 1 0 0 1 1 0. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया. आपको करना सिंपल इतना सा है कि जो भी वैल्यू है वो हमें टोटल करना है और इस साइड से टोटल बनाना है. तो यहाँ 38 के लिए मैंने 32 को यूज़ कर लिया, फिर मैंने 4 किया तो ये 36 हो गए, फिर मैंने 2 और 8 कर दिया तो 38 हो गए. तो जिन जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ वहाँ 1 लगाऊंगा, जिनको यूज़ नहीं कर रहा वहाँ मैं 0 इनपुट कर दूँगा. ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, बाइनरी कैलकुलेट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आपका वर्क है कि आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर 1 to 20 तक जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उन सभी के आप बाइनरी कैलकुलेट करेंगे. ओके, इसके बाद हम आगे बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी के बाद अगला है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल. अब आपको किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है. ओके स्टूडेंट्स, देन वही सिंपल सा मेथड है यहाँ पे. आपको उसी तरीके से जैसे डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, देन कितने से डिवाइड किया था 2 से. अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्टल का जो बेस है उससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. देन लीजिए, सपोज ये एक डेसिमल नंबर है यहाँ पे 79. ओके, और इसका मेरे को यहाँ ऑक्टल निकालना है, तो मैंने 79 को यहाँ 8 से डिवाइड करने के लिए लगा दिया. तो आप बताइए कितनी बार डिवाइड हुआ. नाइन टाइम. ओके, 9 टाइम क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया, 72 हो गए. ठीक, 8 9 जा 72. उसके बाद रिमाइंडर कितना रहा, 7 इसका रिमाइंडर रहा. 92 हो गए ना, तो 7 आपका क्या रह गया इसका रिमाइंडर, तो 7 यहाँ रिमाइंडर. फिर इस 9 को वापस आपने डिवाइड किया कितने से, कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 टाइम. रिमाइंडर कितना रहा 1. तो अब आप इसको यहाँ से ऐसे नोट करेंगे तो 117, ये आपका इसका क्या आ गया, डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्ट हो चुका. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ 79 है, कोई भी डिजिट है आप उसको 9 से 8 से डिवाइड करेंगे. जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो वैल्यू आपको यहाँ प्लेस करनी है, और जो रिमाइंडर रहता है वो यहाँ, और फिर जो वैल्यू आई है यहाँ उसको फिर आप वापस 8 से डिवाइड. तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हुए चलेंगे, इसको ध्यान से रखते हुए, और यहाँ आपके फिर बॉटम टू अप साइड से आप इसका रिजल्ट निकाल लेंगे. ओके, एक और एग्जाम्पल हम इसका करते हैं. 96. ठीक है, 96 डेसिमल है और इसका मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्टल. तो यहाँ 96 को भी मैं इसी तरीके से, इसका शॉर्टकट मेथड नहीं है, यहाँ आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा. और अब आप इसको डिवाइड करिए, कितने टाइम आप डिवाइड होगा बताइए मेरे को. 12 टाइम डिवाइड हुआ, 0 रिमाइंडर. फिर आपने इसको फिर किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ और 4 रिमाइंडर. ओके भाई, आप इस 8 को 12 से इंटू कर लोगे, या 8 की टेबल अपन 12 टाइम बोलेंगे तो 96 पूरा होता है, और यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया. फिर इस 12 को 8 से किया, फिर 1 आ गया, फिर यहाँ 4 आपका रिमाइंडर आ गया. अब इसको यही बॉटम टू अप, तो इसका हो जाएगा 140. बट स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट सही है या गलत है ये चेक करने के लिए आप
ये ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ जो वैल्यू आएगी ना ऑक्टल नंबर, वो 0 से 7 के बीच ही होगा, कभी भी उसमें 8 या 9 नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अभी हम करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 16 से डिवाइड करें। तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे ये 100 है, ठीक है, डेसिमल है, इसका मेरे को यहाँ निकालना है क्या, हेक्साडेसिमल। तो इस 100 को मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा कितने से, 16 से। अब कितनी बार डिवाइड होगा बताइए, 6 टाइम, ठीक है। 16 इंटू 6 96 और रिमाइंडर आ कितना 4। अब आगे इसको हम फिर से करेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसका हो गया कितना 64 आ गया इसका आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, एंड यहाँ पे कई बार क्या होगा, कुछ इस तरीके से भी आपको हो सकता है वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए ये एक डेसिमल नंबर है और इसका यदि मेरे को हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो 19 है उसको ये हम डिवाइड कर देंगे इतने से 16 से। तो यहाँ पे कितनी बार डिवाइड होगा, 5 टाइम। और अब आपका रिमाइंडर कितना रहा, 10। ओके, और अब ये आगे फिर से डिवाइड होगा नहीं, तो यहीं स्टॉप हो गया। अब इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, 5 और 10। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 तो ऐसे ही राइट किए जाते हैं, बट जो 10 है, 11, 12, 13, 14 एंड 15, इनको हम A, B, C, D, E और F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार आपका यदि रिमाइंडर वो 10 या ग्रेटर देन 10 हो, तो आप उनको इस डिजिट्स, इनसे, इन कैरेक्टर से आप उसको शो कर सकते हो। तो यहाँ ये हो गया 5 और 10 को हम क्या करेंगे A, तो 5A, ये इसका क्या हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने डेसिमल नंबर्स, जो हमारा डेसिमल नंबर है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, उस डेसिमल को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया और डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। और जैसे ही हमारा ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा, कंप्लीट होते ही हम डायरेक्ट अपनी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, उस चैप्टर के ऊपर हम स्विच करेंगे। ओके।